गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है जिसे आप एडिटोरियल या संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बताया जाता है। तो बता दें, जो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय जैव विविधता पर मंडराता खतरा, और इसे दोस्तों इसे लिखा है सुधीर कुमार जी ने। तो बता दें, जैव विविधता पर मंडराता खतरा। आजकल आप देख रहे होंगे कि वैश्विक लेवल पे जितने भी सम्मेलन होते हैं, पहला उनका उद्देश्य यही होता है कि सतत विकास। सतत विकास का मतलब यही हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी क्षेत्र में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या कहीं भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके बाद क्या किए, जंगलों को काट के फेंक दिए, ठीक, जलाशयों को पाट दिए, जैसा आजकल हो रहा है। गांव में आप चले जाइए, जहाँ पे पहले कुआं हुआ करते थे, प्राकृतिक जलाशय हुआ करते थे, आज लोग पूरी तरह से कब्जा कर लिए, हथिया लिए, उसे पाट दिए हैं। पाटने का तात्पर्य है उसको बंद कर देना, उसको ऊपर मिट्टी डाल के अपना खुद का मकान बना लेना या फिर ज़मीन का अधिग्रहण कर लेना। तो ये समस्याएँ आम बनी हुई हैं। और स्थानीय, पहले आप देखिए, इस चीज़ को समझना तो स्थानीय स्तर पर जाइए, तो वैश्विक स्तर पर तो समझ में आ जाएगा। पहले आप ही देखे होंगे कि छोटी और बड़ी जड़ी बूटियाँ हमारे यहाँ अगल बगल गांव में मिलती थी। बच्चा बीमार हुआ, बहुत सारी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, पीस के पिला दिया, आराम हो गया। पर आजकल वो जड़ी बूटियाँ कहाँ हैं जानते हैं? हमने कभी भी उनके संरक्षण के बारे में नहीं सोचा। हमने उसका इतने गंदे तरीके से दोहन किया, उनका शोषण किया, उसके बाद उनके संरक्षण के बारे में न सोच के उसे ऐसे ही जाने दिया, और आज हमारे यहाँ से पूरी तरह से विलुप्त है। हमारी नदियों को क्या हाल है देख रहे हैं। गंगा के पानी यदि आपको चाहिए तो हो सकता है बरसात में आपको मिल जाए 80% 70%, पर गर्मियों में वो स्थिति होती है ना कि गंगा खुद पानी मांगती हैं, और जो भी वहाँ पे पानी होता है गंगा में, वो पूरी तरह से बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े नालों का पानी होता है, जो पूरी तरह से गंगा नदी को विशुद्ध कर दिया गया है, अशुद्ध कर दिया गया है। और गर्मियों में यदि नहा लें तो तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी। ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं हुई। और हमारी सरकारें लंबे समय से जिस प्रकार से पैसा मांग रही हैं कि भैया हम इनके शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये योजना है, गंगा परियोजना, फला परियोजना, पर आज भी रिजल्ट जीरो का ही जीरो है। अब बताइए, और जिस धड़ल्ले के साथ हमारे जंगलों में शिकार किया जा रहा है, जहाँ पर पूरी तरह से लिखा गया भैया प्रोहिबिटेड जोन है, आप किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते हैं। कितने गैंडे हैं हमारे देश में बताइए, हाथियाँ कितनी हैं, कितने शेर हैं, कितने चीते हैं, कितने बाघ हैं, जंगली सूअर कितनी हैं, भालू कितने हैं। ये सब बस अपने स्थिति को लेकर लड़ रहे हैं, ठीक है। जब तब हुआ पता चला भैया हमारे भारत जैसे देश से ये भी विलुप्त हो गई। ये अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर लड़ रही हैं। सोचिए, ये स्थिति हमने पैदा कर दिया है। हमें विकास तो चाहिए, ठीक, हम जंगलों को काट दे रहे हैं, नदियों को पाट दे रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? हमें बस विकास चाहिए। याद रखिएगा, अगर हमारे यहाँ से जैव विविधता ख़त्म होता है, जैव विविधता का मतलब ये हुआ कि पूरे परिवेश में, चाहे स्थानीय स्तर पर ले लीजिए, चाहे वैश्विक स्तर पर ले लीजिए, जो सारी चीज़ें हैं उनके संरक्षण के बारे में आप बात करिए, उनके संरक्षण के बारे में प्रयास करिए। बड़े बड़े देख रहे हैं आप, अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, ठीक, रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनके संरक्षण के बारे में सोचा जा रहा है, वहाँ पे रखा जा रहा है, एक प्राकृतिक आवास मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी कुछ अवैध तरीके से लोग घुस रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं और चंद पैसों के लिए मार दे रहे हैं। तो जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, दैनिक तापांतर क्या है देखिए, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का जो है ना तापांतर बढ़ता चला जा रहा है। इससे क्या समस्याएं होंगी पता है? अभी 2-4 दिन पहले का एक संपादकीय निकला था जिसमें दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो मैंग्रोव वन थे, जो इकोसिस्टम के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ था, आज वो पूरी तरह से कई हज़ार किलोमीटर का जो मैंग्रोव वन होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। और इसका सीधा सीधा असर कहाँ पड़ेगा? पर्यावरण पे पड़ेगा। तमाम तरह की बीमारियाँ आएंगी, अकस्मात जो है कि सुनामी लहर आ सकता है, उनके पानी में बदलाव हो सकता है, मछलियाँ मर सकती हैं, तो जीवन कहाँ मिलेगा आपको? डेल्टा के वन एक लंबे समय से विस्तृत क्षेत्र में जिस प्रकार से फैले हुए थे, आज उनकी वो स्थिति है कि संकट से गुजर रहे हैं।
अपनी स्थिति को लेकर संकट से गुजर रहे हैं। तमाम तरह के सम्मेलन हो रहे हैं वैश्विक स्तर पर कि हमारा उद्देश्य ये है, कॉप मिशन किया जा रहा है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा बनाई जा रही, पर उसका कुछ मतलब नहीं है। यदि दुनिया इतना सोचती तो इतने लंबे समय से तकरीबन 10 से 11 महीने हो गया है, देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध स्टार्ट है उससे पर्यावरण को, पूरे पृथ्वी को कितना नुकसान हो रहा है आपको पता है। इतनी हाईटेक मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, वायु पॉल्यूटेड हो रहा है, मृदा पॉल्यूटेड हो रही है, उसके बाद जल प्रदूषण हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? जिन देशों के महाशक्तिशाली के बारे में जानते हैं वही देश इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। कभी हम किसी बड़े जंगलों में आग लगा देते हैं चंद खुशी के लिए। तो ये सारी समस्याएं जब तक गहराई के साथ इसका विचार विमर्श नहीं किया जाएगा तब तक ये स्थिति पूरी तरह से बनी रहेंगी। और यही कारण है कि आज मानव स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। कम एज में लोग ब्लड प्रेशर के मरीज बन जा रहे हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट बन जा रहा है, किसी का लंग्स काम नहीं कर रहा है, ठीक, किसी का घुटना काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे धन और ऐसे स्वास्थ्य का क्या मतलब जब आप सही से खड़े ना हो पाएँ। तो आवश्यकता है इस पर विचार विमर्श करें, चीज़ों को बताएं, इसकी महत्व को समझें, लोगों को बताएं, लोगों के बारे में। यहाँ पे देखिए है, एक तरफ राइजोबियम एजोटोबैक्टर जैसे जीवाणु और केंचुए जैसे अकशेरुकी जीव मृदा को उर्वर बनाने में सहायक हैं, तो दूसरी ओर गिद्ध और सहित हजारों जीव मृत जीवों के अवशेषों का भक्षण कर वातावरण को प्रदूषित करने से बचाते हैं। देखिए, इस तरह सबके सहयोग से एक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, लेकिन अनुचित मानवीय गतिविधियों के दखल से पौधों और जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। और ये वास्तविकता है। और यही स्थिति रही तो धीरे धीरे इंसानों की जो जातियां वो भी विलुप्त होने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि वैश्विक जो एक सर्वे हुआ था उसने खुलासा किया है, यदि हम जल्दी से जल्दी अपने पर्यावरण के संरक्षण के बारे में यदि कुछ नहीं सोचते हैं तो आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जो ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े हिमखंड हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव पे हैं चाहे दक्षिणी ध्रुव पे हैं, इनका जब ग्लेशियर पिघलने लगेगा, जब वार्षिक तापांतर बढ़ेगा, तो जो छोटे मोटे द्वीप हैं या फिर जो निकटवर्ती समुद्र के किनारे देश बसे हुए पूरी तरह से डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन होना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं, अन्यथा अभी भी समय है, सजग हो जाएं और अपने पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचें। आज आप देख रहे होंगे कि सरकार चिड़ियाघर बना रही है, जीन बैंक बना रही है, वनस्पति उद्यान बना रही है, ऐसे तमाम तरह के संरक्षण जैव विविधता के लिए बना रही है। पर जब आप वहाँ भी असल में जब जाकर देखेंगे तो वहाँ भी स्थिति बड़ी दयनीय है। किसी को खुराक नहीं मिल रहा है, किसी को क्या नहीं मिल रहा है। और अंदर ही अंदर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नरभक्षी के रूप में जाकर शिकार कर लेते हैं चंद पैसों के लालच में। जंगलों की ज़मीन नहीं बची हुई है, सरकार कहती है कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको ज़मीन मुहैया कराते हैं, और पूरा जंगल साफ करके दे देती है। और जानते हैं, जब किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी प्लांट, कोई बड़ी कंपनी स्थापित की जाती है तो सबसे पहले जो गाइडलाइन इशू किया जाता है, यदि आप इतनी भूमि है यदि आप ले रहे हैं तो उस पे जो वनस्पति है उसके एवज में इतना आपको लगाना पड़ेगा, पूरी हरियाली दिखानी होगी, एक इकोसिस्टम बनाना होगा। पर सब जानते हैं कि क्या स्थिति है। अरे जब चिमनी में से निकालोगे जहरीली धुआं गैस निकालोगे तो कहाँ से आप इकोसिस्टम बनाएंगे? हैं, धड़ल्ले से हर जगह देखेंगे भट्टे का निर्माण किया जा रहा है, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहिए भैया, ठीक। तो ये स्थिति जब तक बरकरार रहेगी तब तो यही स्थिति होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित कुल 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। बहरहाल मानवीय गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ जैव विविधता के संरक्षण हेतु समाज में भी जागरूकता पैदा करनी होगी। आजकल लोग हाइब्रिड पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मतलब लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास इतना समय नहीं कि नहीं भैया एक बड़े वृक्ष को लगाएं और जो लंबे समय तक 100 साल, 150, 200 साल तक बना रहे। नहीं, लोगों को क्या चाहिए? कलमी आम चाहिए,
कलमी सेब चाहिए, कलमी वो चाहिए, कलमी ये चाहिए, जो 1 साल के अंदर फल देने लगे। अब आपको बता दें, वो क्वांटिटी ना मिल पाएगी आपको, ना वो क्वालिटी मिल पाएगी। और पर्यावरण संरक्षण के बारे में तो भूल जाइए। कलमी आम, हाइब्रिड पेड़ पौधे लगाने से इकोसिस्टम को नहीं बचाया जा सकता है। अपनी पुरानी पद्धति में लौटिए। और आप यदि लोग कृषि भी करते हैं तो कृषि को एक जैविक कृषि के रूप में बदलिए, जैसे पहले हुआ करता था। हम क्वालिटी में विश्वास करते थे, पर आज पूरी दुनिया बाजारीकरण हो चुकी है। उनको क्वालिटी नहीं चाहिए, उनको क्वांटिटी चाहिए। मोटे अनाज, इसीलिए मोटे अनाज की जगह पे हाइब्रिड अनाज आ गए हैं। आपको पता है, जीएम के बारे में जानते होंगे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं उसके उत्पादन पे कई देश जो है पूरी तरह से बैन लगा दिए। उनको पता है कि इनका सेवन करने से न हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी, न इंसान सुरक्षित रहेंगे, न उनका सेवन करने वाले जीव जंतु रहेंगे। आज गिद्ध क्यों नहीं है? जब किसान अपने खेतों में उर्वरक मारने लगा, डाई मारने लगा और कीटनाशक, सोचिए खेत के अंदर यदि घास पत्तियां अगर उग रही हैं तो उनके नाश के लिए जिस प्रकार से वो धड़ल्ले से कीटनाशक केमिकल का इस्तेमाल करता है, उससे क्या है, जो हमारे यहाँ की जो ज़मीनें हैं, जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। और उसकी जिम्मेदार कौन? हम और आप हैं। तो इस पद्धति को हमें छोड़ना पड़ेगा, पुरानी पद्धति में लौटना, यदि हमें अपना पृथ्वी बचाना है। अन्यथा दोस्तों, इसके बाद कहीं जीवन संभव नहीं है। यदि संभव है भी तो आप उस लायक नहीं है कि आप वहाँ पहुँच पाएँ। तो जो बचा हुआ है उसके संरक्षण के बारे में सोचें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।